अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कड़क चाय। आज मैं बात करूंगी ईद पे रिलीज होने वाली मूवीज के बारे में जिनमें बुल्ला और आग लगे बस्ती शामिल हैं। दिल्ली गेट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सकी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वो देखूं, लेकिन दोनों दफ़ा जब मैं गई हूं तो उसके शोज जो हैं वो कैंसिल हो गए और मैं वेट करती रही और फिल्म नहीं देख सकी मैं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अब जो हमारी ऑडियंस है वो न्यू कमर्स की जो फ़िल्म है उसको ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं देती और उन पे टिकट खर्चना शायद वो पसंद नहीं करते। हालाँकि जो फ़िल्म का ट्रेलर मैंने देखा और पहले टीज़र भी जो आया था, तो उसमें फ़िल्म की लुक जो थी वो बड़ी सिनेमैटिक थी। फिर इसके कुछ गानों के मैंने कुछ देखे थे क्लिप्स जो कि बड़े मुझे लग रहे थे, बड़ी अच्छी मतलब प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी फ़िल्म की। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई रियली विश कि मैं फ़िल्म को देख सकूँ कहीं पे। एक दौर था जब लेट 80s में या मिड 80s में या अर्ली 90s में जब फ़िल्म्स बनती थीं, जब शमी मारा मूवीज़ बनाती थीं, तो वो अक्सर न्यू कमर्स को चांस देती थीं और बड़े क्रॉस कल्चरल एक क्रॉस बॉर्डर हमारे जो है कुछ इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते थे। बांग्लादेश के बहुत सारे एक्टर्स ने हमारी मूवीज़ में काम किया, तो उस वक़्त लोगों का पीपल यूज्ड टू लाइक न्यू कमर्स और नए चेहरों को देखना पसंद करते थे। और इवन अभी भी मैंने देखा है कि लोग बात तो बहुत करते हैं कि जी नए लोगों को चांस नहीं देते और वही पुराने एक्टर्स हैं बार-बार रिपीट होते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब कोई नई कास्ट की फ़िल्म अगर सामने आती है तो उसको रिस्पॉन्स को ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती ऑडियंस की तरफ से। तो आई थिंक थोड़ा-सा ऑडियंस को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आप नए लोगों को भी देखें, उनका काम एप्रिशिएट करें या जाकर देखें और उनको कोई मौका तो दें कि अगर आप उनको अगर चांस ही नहीं देंगे तो वो किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक दिल्ली गेट के हवाले से मुझे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक लगी बात कि आई थिंक जस्ट बिकॉज़ उसमें न्यू कमर्स थे तो उस फ़िल्म को कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिली। सिनेमा में मैं जो है ये फ़िल्म नहीं देख सकी तो आई वुड नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट इट, लेकिन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट बुल्ला और आग लगी बस्ती में। सबसे पहले बात करते हैं बुल्ला के हवाले से। इट वाज़ अ हाइली एंटिसिपेटेड फ़िल्म। शान शाहिद की ये कमबैक था उनका पंजाबी मूवीज़ में, तो उनके फैन्स भी बड़े एक्साइटेड थे उनको देखने के लिए बड़ी स्क्रीन पे। अब तक की जो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो रिपोर्ट पता चली है दैट इज़ अराउंड 17 करोड़ प्लस। और I mean, despite negative comments and reviews, the film did manage to pull crowd and get good numbers at the box office. Congratulations to the entire team also. But let's dig into the details कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी highlights थी, जो चीज़ें अच्छी थी और क्या क्या फिल्म के अंदर जो है इसके ड्रॉबैक्स थे या कमजोरियां थी जिसकी वजह से जो है इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज का भी सामना करना पड़ा है। बुल्ला की जो है सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म बुल्ला को फेस करनी पड़ी है वो है रिगार्डिंग इट्स स्टोरी, इसकी कहानी जो कि लिखी है नासिर अदीब ने। वो अपने कहानी के स्टाइल और अपने मुकालमों की वजह से बहुत पॉपुलर हैं और बड़ी आइकॉनिक किस्म के डायलॉग्स उन्होंने पहले तख्लीक किए हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा उनकी स्टोरी पर बहुत कड़ी किस्म की तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों का ये कहना है कि इसकी जो है ये बड़ी घिसी-पिटी सी कहानी है और इसमें कोई नयापन नहीं है। बुल्ला की जो कोर थीम है, जो इसकी कोर स्टोरी है, वन मैन अगेंस्ट द सिस्टम, इट्स नॉट एन आउटडेटेड थीम। इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक कहानी ऐसी है जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, बल्कि ये जो नैरेटिव है या ये जो ट्रूप है ये हम बहुत सारी हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ में भी देख चुके हैं। It's one of the most powerful and oldest narrative tools, but it works only if it evolves. इस थीम को हमने फॉलो किया है बैटमैन में भी, हमने ये देखी है, फिर जोकर में हमने देखी, जॉन विक भी इसी थीम को फॉलो करता है, इसी ट्रूप को फॉलो करता है। और सो ऑब्वियसली कहानी का ये जो एस्पेक्ट है या ये थीम जो है ये ऐसी नहीं है कि ऑडियंस ने टोटली इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, बट यस इसका एक वर्जन जो है वो अब ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती और उसको नहीं मानती और वो ज़रूर आउटडेटेड लगता है ऑडियंस को। हीरो जो है वो बिल्कुल ही इनविंसिबल है, यानी कि उसको कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अब वो पुरानी मूवीज में जैसे हम देखते थे कि वो कोई 15-20 गोलियां लगी हैं और उसको कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये चीजें अब के दौर में एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर ऐसा सिस्टम जो कि एक जेनेरिक सा ईवल है जिसकी कोई लेयर्स नहीं है, वो भी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है बिल्कुल भी। इमोशनल कम्प्लेक्सिटी अगर नहीं है उस सिस्टम के अंदर या आपकी फिल्म के अंदर, तो वो भी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी।
फिर जिस तरह जस्ट रिवेंज और फाइट्स हैं या सीधा-सीधा आप उस पे अगर बेस कर रहे हैं अपनी कहानी को, तो वो भी थोड़ा-सा अब ये जो वर्ज़न है वो आउटडेटेड लगता है और ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता हमारी करंट ऑडियंस के साथ। मॉडर्न ऑडियंस जो है वो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट दिखना चाहती है हीरो का भी, जैसे जोकर में था। जोकर का मैंने पहले ज़िक्र किया, उसमें उसकी जो भी उसके सिस्टम के साथ जो उसकी एक जंग थी, जो जिस तरह से वो बुली होता था या जो भी था, लेकिन उसका एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी था जो कि उसकी एक साइकोलॉजिकल साइड जो थी वो भी साथ-साथ पैरेलल उसके चल रही थी। तो ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके जो पूरी फ़िल्म थी उसको एन्जॉय भी किया। सिस्टम की जो करप्शन है दैट शुड बी लेयर्ड एज़ आई सेड, ऐसा नहीं है कि बस बैड गाइज़ वर्सेस गुड गाइज़, ये भी जो है ये फिर आउटडेटेड लगना शुरू हो जाता है, उसमें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसको भी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती अब। हीरो का प्राइस पे करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ उसको सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है, वेदर इट्स इमोशनल, फिज़िकल या मॉरल, कोई ना कोई ऐसा उसको उसकी स्टोरी के अंदर कोई उसको ऐसा उसका ऐसा एक ब्लॉकेज ऐसा कोई आना चाहिए या उसको कोई ऐसा सैक्रिफाइस करना चाहिए, अदरवाइज वो एक वीडियो गेम की तरह लगना शुरू हो जाता है कि दे आर जस्ट बैड गाइज इन फ्रंट ऑफ यू और आप उनको फिर मारते जाएं, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो ऑडियंस पे नहीं इतना अच्छा पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हर फिल्म की एक डिस्टिंक्ट एक टोन होती है, एक क्वालिटी होती है, एक लुक होती है। जैसा मैंने कहा कि जॉन विक की मैंने एग्जांपल दी, उसके अंदर भी एक स्टाइल था, एक कोरियोग्राफी थी। जोकर जो है वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल साइड पे थी। मैड मैक्स अगर आप देख लें तो उसकी भी एक बड़ी एक उसकी जो है एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी लुक थी। लेकिन इस मामले में अगर बुल्ला की हम बात करें तो यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा बुल्ला का ड्रॉबैक है वो यही है कि इस फिल्म की कोई अपनी डिस्टिंक्ट एक लुक या टोन या क्वालिटी नहीं ये फिल्म निकाल सकी। एक यूनिक लेंस के बगैर फिल्म जो है वो रिसाइकिल्ड फील होती है और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बुल्ला का भी। इसकी कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है, फ़िल्म की कोई एक ख़ास आपको कोई टोन नहीं उसके अंदर नज़र आती। कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपको लगेंगे कि ये जॉन विक से इंस्पायर्ड हैं, कुछ जो हैं वो ज़रा ट्राइबल किस्म की, उसमें एक स्टोरी एक अलग स्टोरी चलती है। यानी फ़कीरा का जो पार्ट है वो बिल्कुल एक अलग आपको एक उसमें स्टोरी लगती है। फिर उसमें जो सिख का जो एक सिख लड़की का जो एक उसमें एक ट्रैक डाला गया है वो बिल्कुल एक सेपरेट कहानी लगती है। तो वो यही एक पैचवर्क सा लगता है जिसको जोड़ के डिफरेंट लगता है आपको स्टोरीज़ हैं और वो जोड़ के जो है उनको एक फ़िल्म की शक्ल दे दी गई है। बुल्ला और विलेन का जो पार्ट है जो जिस तरह जिसमें शाहू है या उसमें बख्शी का जो पार्ट है वो बिल्कुल एक अर्बन एक सेटअप के अंदर दिखाया गया है, तो वो टोटली डिफरेंट उसकी एक विजुअल क्वालिटी जो है और जो नज़र आती है उसकी लुक वो टोटली डिफरेंट। अब ये जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट है ये दिस कैन बी वेरी वेरी सिनेमैटिक, लेकिन अगर फ़िल्म देखते हुए ऑडियंस को ये फ़ील होना शुरू हो जाए कि ये अलग-अलग स्टोरीज़ हैं जो फ़िल्म के अंदर चल रही हैं, तो देन दिस कैन बी अ स्ट्रक्चरल डिज़ास्टर। और फ़कीरा का जो पार्ट है वो वैसे भी मेरा ख़्याल है सिर्फ़ एस्थेटिक रीज़न्स के लिए डाला गया है, नॉट फॉर द नैरेटिव पर्पज़, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर उसी कैरेक्टर को अगर वो उस रूप में ना हो और कोई भी और फीमेल अगर आप उसको फीमेल विलेन कोई भी और उसकी जगह पे आप डाल दें तो स्टोरी के नैरेटिव पे कोई ख़ास उसमें यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्हाई वाज़ शी चोज़न स्पेसिफिकली एक ट्राइबल कैरेक्टर क्यों डाला गया था उसके अंदर एक फीमेल का? उसका कोई वो तो नहीं था, उसकी जगह कोई भी फीमेल विलेन हो सकती थी, कोई अर्बन उसमें से भी हो सकती थी। तो दैट वाज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक्स रीज़न, इसीलिए उसकी जो इम्पैक्ट है स्टोरी के हवाले से वो इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं बना। ऑल्सो आई फ़ील कि फ़कीरा के रोल में जो है नईमा भट्ट की जो कास्टिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इवन दो वो बहुत दिखने में बहुत वो अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो रोल की डिमांड थी, वो पूरी तरह से उसके साथ जस्टिफ़ाई नहीं कर सकीं एंड इवन हर वॉइस वाज़ नॉट सूटेबल फॉर द कैरेक्टर। इसका सबसे बड़ा जो एक एस्पेक्ट है वो ये है कि स्क्रिप्ट जब 2-3 लोगों के हाथ में जाता है, तो फिर उसके अंदर वो एक उसकी ओरिजिनैलिटी नहीं रहती, उसकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है और फिर ऑडियंस भी जो है इमोशनली कहानी के साथ नहीं कनेक्ट कर पाती पूरी तरह। बिकॉज़ कहानी जब 2-3 लोगों के हाथ में जाएगी तो फिर वो 2-3 लोगों की कहानी स्क्रीन पे भी वो पता चल रहा होता है कि इसके साथ बहुत सारे लोगों ने जो है इसके अंदर अपनी जो भी है, इसके साथ इंटरफेयर किया हुआ है। तो ये भी एक आई थिंक मॉरली और एथिकली दिस इज़ नॉट राइट टू टेक समबडीज़ स्क्रिप्ट एंड देन जस्ट चेंज इट अपने हिसाब के साथ।
आपको ज़रूर राइटर को बीच में एंगेज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप देख लें कि उसका अगर कोई चेंज भी उसको करता है किसी एक राइटर के लिखे हुए काम को, तो फिर उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। आई मीन एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। और अब ये वो चीज़ें हैं जो कि एक आम आम जो एक व्यूअर है वो भी पिन पॉइंट कर सकता है। हम लोग तो चलें समझते हैं कि हम फ़िल्में देखते हैं या फ़िल्म की थोड़ी टेक्निकैलिटीज़ को जानते हैं, हमें समझ आती है, लेकिन एक आम व्यूअर भी जो है वो ये सारी डिटेल्स जो है वो बड़े आराम से पिन पॉइंट करता है। तो उस व्यूअर को कभी भी उसको नहीं समझना चाहिए कि इसको पता नहीं चलेगा और ये इसको ओवरलुक कर जाएगा ये सारे फ्लॉज़ को। दे वर वेरी, वेरी ऑब्वियस। और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ऑल्टर हुआ और बहुत डिफरेंट हाथों में गया, जिसकी वजह से स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वो सारा जो है वो उलट-पुलट होके रह गया। बुल्ला की जो कुछ हाइलाइट्स हैं जो मुझे अच्छी लगी उनके बारे में भी मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं उस गाने का ज़िक्र करना चाहूँगी, नसीबो लाल का इसमें गाना है, बड़ा हाई एनर्जी वाला गाना है। इट्स एन आइटम सॉन्ग, उसमें मोनालिज़ा हैं, तो वो गाना मुझे अच्छा लगा। फिर इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल आई थिंक म्यूज़िक इस फ़िल्म का जो है वो काफ़ी अच्छा है। टाइटल सॉन्ग भी जो था वो जहाँ-जहाँ टाइटल सॉन्ग आया वो बड़ा अच्छा आपको एक अपबीट एक फीलिंग देता है, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था विजुअल्स को। और ओवरऑल फ़िल्म बड़ी अच्छी शूट हुई हुई है। इसमें जो लास्ट फाइट सीक्वेंस था वो मुझे अच्छा लगा, वो अच्छा शूट हुआ हुआ था। जो इसके एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो इतने मतलब उस अच्छे शूट हुए हुए हैं। अच्छा कैमरा वर्क हुआ हुआ है। फिर एक्टिंग के हवाले से अगर बात करें तो इसमें 2 लोगों की जो है वो प्रेज़ेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो शाहू के रोल में मुझे अदनान भट्ट बहुत अच्छे लगे। फिर इसमें सलीम शेख की जो है उनकी भी एक बड़ी अच्छी स्क्रीन प्रेज़ेंस है। बट साथ-साथ मैं वसीम अली का भी ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी, बिकॉज़ ही हैज़ दैट स्पार्क एंड ही हैज़ दैट चार्म। और उनकी भी स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत ज़बरदस्त है। बिकॉज़ वसीम अली के अंदर ये एक उनके अंदर ये पोटेंशियल है टू स्टील द स्पॉट। और डायरेक्टर को इस बात का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब एक फ़्रेम के अंदर आप 2 विलन्स दिखाते हैं, तो उनके अंदर वसीम अली के अंदर ये क्वालिटी है दैट ही इज़ एबल टू ओवरशैडो द अदर एक्टर ऑल्सो, अदर विलेन ऑल्सो। तो वो थोड़ा बैलेंस आई थिंक डायरेक्टर को थोड़ा-सा देखना चाहिए कि किस तरह से उसको मेंटेन करना है, बिकॉज़ जो मेन विलेन है उसी को ही ज़्यादा हाइलाइट होना चाहिए फिर। और सब लोग बड़े स्टाइलिश उसमें लग रहे हैं, देयर वार्डरोब इज़ रियली गुड, आर्ट डायरेक्शन बड़ी अच्छी है इस फ़िल्म की। और फ़िल्म के अंदर उस तरह से कोई टेक्निकल उस तरह से कोई फ्लॉ नहीं है बहुत ज़्यादा, अदर दैन द स्टोरी स्ट्रक्चर। एंड शान हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, आइकॉन हैं, ही लुक्स गुड ऑन स्क्रीन। और उनकी एक्टिंग के हवाले से तो क्या खैर बात करें, वो बहुत मेहनत करते हैं और बड़ा जम के काम करते हैं और इस फ़िल्म में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक लोग अगर जो एज शेमिंग करते हैं एक्टर्स की वो करनी छोड़ दें प्लीज़, बिकॉज़ एक्टर का काम है एक्टिंग करना, उन्होंने एज भी करना है, वो अपने जो उनको रोल्स दिए जा रहे हैं बड़े एज अप्रोप्रिएट हैं। ये भी सुनने में आया है कि बुल्ला 2 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, सो लेट्स सी कि वो किस तरह से वर्कआउट करती है। एंड ऑल्सो ईद उल अज़हा पे शान शाहिद की फिल्म आ रही है साइको, जिसमें मीरा भी हैं, उसमें सोनिया हुसैन हैं और इसे डायरेक्ट भी शान शाहिद ने किया है, सो लेट्स सी। आग लगे बस्ती में इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल। और मैंने एक चीज़ जो नोट की वो ये कि इसके शोज़ जो हैं वो बुल्ला से ज़्यादा इसको शोज़ दिए जा रहे हैं। अभी भी जो है सिनेमाज़ में इसके शोज़ की तादाद जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुल्ला। आई थिंक 47 प्लस करोड़ कर चुकी है ये फ़िल्म अब तक, बल्कि बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस शायद इससे ज़्यादा ही नंबर्स कर गई होगी अब तक। सो इट्स डूइंग रियली वेल। और ये एक क्राउड प्लीजिंग क्राइम कराची क्राइम कॉमेडी है, जो एक ह्यूज स्टार कास्ट है उसके अंदर। फ़हद मुस्तफ़ा लोगों को बहुत पसंद है, जी तो पाकिस्तान की वजह से भी ही इज़ वेरी पॉपुलर। फिर इसमें माहिरा खान है हु इज़ ऑल्सो आवर आइकॉनिक स्टार। और माहिरा खान की एक्टिंग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि शी रियली स्टैंड्स आउट इन द फ़िल्म। और फ़िल्म जो है एक्चुअली उनके कंधों पे ही जो है उन्होंने उठाई हुई है। और उनकी स्टाइलिंग, उनकी वार्डरोब, उनके बात करने का तरीका, उनकी जो भी बॉडी लैंग्वेज थी, अ, उनकी डायलॉग डिलीवरी वाज़ ऑन पॉइंट। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था, इंटरेस्टिंग सा रोल था मायरा खान के लिए, क्योंकि इस तरह से हमने नहीं देखा उनको पहले इस कैरेक्टर में। फ़हद मुस्तफ़ा भी जो है वो अपने ज़ोन में नज़र आए और उनकी भी जो एक्टिंग ऑन पॉइंट थी। दोनों एक्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की। ताबिश हाशमी की मुझे थोड़ी-सी कास्टिंग ऑफ इस तरह से लगी कि वो उसमें भी ताबिश हाशमी ही लग रहे थे। आई थिंक द डायरेक्टर वाज़ ट्राइंग टू प्ले सेफ, बिकॉज़ ये उनकी पहली फ़िल्म थी ताबिश हाशमी की, तो उसमें उन्होंने जो है ज़्यादा उनकी कोई
लुक्स में या ओवरऑल उनकी स्टाइलिंग में कोई ख़ास चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज़ आई थिंक थोड़ा-सा कोई उनको आई मीन आई जस्ट फेल्ट कि ताबिश हाशमी जस्ट फेल्ट लाइक ताबिश हाशमी। मुझे उसमें कोई नयापन उनमें उस तरह से नहीं दिखा। वो उसी तरह से ही लग रहे थे जिस तरह वो हम आम उनको उस तरह से बाकी शोज़ में देखते हैं, तो उसमें कोई अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग बुरी कर रहे थे, लेकिन अगर थोड़ी-सी कोई उनकी स्टाइलिंग में वो कुछ थोड़ा-सा चेंज कर देते या उनके आई डोंट नो उनके मेबी हेयर स्टाइल में या कुछ फेस पे या कुछ ऐसा उनको कोई एक कैरेक्टर दे देते, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता और भी ज़्यादा एक लेयर ऐड हो जाती उनके उस कैरेक्टर के अंदर। एक मेरी जो रिज़र्वेशन है रिगार्डिंग द डायलॉग्स जिनको हम कहते हैं कि जी ज़ू मायने किस्म के ये डायलॉग्स होते हैं और इसमें जो है उसको जोक्स जो होते हैं ज़ू मायने किस्म के, मतलब ये करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर इस तरह की मूवीज़ को हम फैमिली एंटरटेनमेंट ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक ही सिनेमा हॉल में बैठ के इस तरह के जो सेक्सुअलाइज़्ड जोक्स हैं, उसपे अगर फैमिली बैठी हुई है तो ऑब्वियसली एक बाप अपनी बेटी के साथ तो वो जोक्स देखना पसंद नहीं करेगा। अगर आपको हँसी आ भी रही है तो आप नहीं हँस सकेंगे उन जोक्स के ऊपर। हमारा कल्चर अभी इतना ओपन नहीं है, इस तरह का एक्सपोज़र नहीं है हमारा उस तरह से कल्चरली भी कि हम एक ही हॉल में बैठ के बहन-भाई हैं या फैमिली है या इस तरह से बाप-बेटी बैठ के उस तरह से जोक्स को नहीं एन्जॉय कर सकते। सो उसको फिर आप फैमिली फ़िल्म नहीं कह सकते, मतलब ईद पे रिलीज़ होने वाली हर हर फ़िल्म जो है, फैमिली फ़िल्म तो नहीं हो सकती ना। सो ऑडियंस को भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए कि ट्रेलर देख के आप मूवीज़ को देखने आएँ। कई दफ़ा मैंने देखा है छोटे-छोटे बच्चे साथ होते हैं। बुल्ला इज़ नॉट द फ़िल्म जिसको आप छोटे बच्चों के साथ लेके जाएँ और देखें, या आग लगे बस्ती में बच्चों की फ़िल्म नहीं है, बच्चे नहीं देख सकते ये फ़िल्म। उसमें इस तरह के जोक्स हैं, उनको क्या वो आप बताएँगे? अगर बच्चा आपसे पूछेगा किसी जोक का मतलब, तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे? सो मेरा ख़्याल है कि हमारी फ़िल्मों की एक तो रेटिंग्स होना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा ऑडियंस को भी थोड़ा-सा ये अवहोश करना चाहिए कि जब आप ट्रेलर देखें तो उसमें से आपको आइडिया तो हो जाता है कि फ़िल्म किस किस्म की है। तो उसके हिसाब से आप फिर ये है कि आप ग्रुप्स में जाएँ, आप फ्रेंड्स के साथ जाएँ या फिर आप इस तरह से ना जाएँ कि आपको मतलब फैमिली के साथ फिर आपको बैठ के एम्बैरेसमेंट हो। अभी मैंने आज जो है प्रोजेक्ट हेल मैरी भी देखी है। इट्स अ फैंटास्टिक फ़िल्म, लेकिन उसके बारे में बात शायद मैं डिटेल में बाद में करूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फ़िल्म और सिनेमा की फ़िल्म है। बड़ी स्क्रीन पे ही देखने का मज़ा उसको आता है। सिनेमैटिकली द फ़िल्म इज़ फैंटास्टिक। सो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।